झारखंड का एक बड़ा आदिवासी इलाका है। अमीनपुर जिले के नए कलेक्टर ने इससे सभी मुस्लिमों की लिस्ट बनाई जो आदिवासी लड़कियां रखते हुए थे। उन सब को मजबूर कर दिया गया कि वे उनसे शादी करे और फिर एक बड़े शादी समारोह में उन सब का सामूहिक विवाह करा दिया गया। दरअसल आदिवासी बहुल इलाके के इन छोटे छोटे गांवों में ये रिवाज था कि वहाँ पर कोई भी सरकारी मुस्लिम जाता तो किसी भी आदिवासी घर से एक लड़की उसकी सेवा में लगा दी जाती और उसके घर के सारे काम करती और बदले में उसे खाना कपड़ा मिल जाता। बहुत से लोग तो उन पर अपनी बेटी या बहन देखते, मगर उन्हीं में से कुछ अपने परिवार से दूर होने की चलते उन लड़कियों का हर तरह से शोषण भी करते थे। वे आदिवासी लड़कियां मन और तन से उनकी सेवा के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कुंवारे ही रहते थे जो इन्हें मौज मस्ती का समान समझते और वापस आकर शादी कर नई जिंदगी शुरू कर लेते। मगर शायद आधुनिक सोच को उन पर रहम आ गया था, तभी कलेक्टर को वहाँ भेज दिया था। उन सब की जिंदगी मानो संवर गई थी, मगर यहाँ सब इतना आसान नहीं था। मुखिया और कलेक्टर का दबदबा होने के चलते कुछ लोग मान गए कि कुछ लोग इसके विरुद्ध में भी थे। आखिरकार कुछ लोग शादी के बंधन में बंध गए और लड़कियां दासी जीवन से मुक्त कर पत्नी का जीवन जीने लगी। मगर 3 साल बाद जब कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया तब शुरू हुआ उन लड़कियों की बहाली की सिलसिला। उन सारे मुस्लिमों ने उन्हें फिर से छोड़ दिया और शहर जाकर अपनी जाति की लड़कियों से शादी कर ली और वापस उसी गांव में आकर शान से रहने लगे। तथाकथित रूप से छोड़ी गई लड़कियों को उनके समाज में भी जगह नहीं मिली और लोगों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। ऐसी छोड़ी गई लड़कियों से एक महिला ही बस गई जिसका नाम था किस बिन पारा, यानी आवारा औरतों का मौला। उस मोहल्ले में एक ऐसी भी लड़की थी जिसका नाम था कृष्णा और उससे शादी करने वाला शहरी बाबू कोई मुस्लिम ना था। उसने कृष्णा से प्रेम विवाह किया था और उस पर 3 साल की एक बेटी भी थी, पर समय के साथ वो भी उससे उब गया तो वहाँ से ट्रांसफर करा कर चला गया। कृष्णा को हमेशा लगता था कि उसकी बेटी को आगे चलकर ऐसा काम ना करना पड़े। वो कोशिश करती थी कि उसे इस मॉल से दूर रखा जाए। लिजाज उसको कृष्णा ने दूसरी जगह भेज दिया और खुद वहीं रुक गई, क्योंकि वहाँ रुकना उसकी मजबूरी थी। आखिरकार बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा जो चाहिए था बदलाव में बस इतना ही था। पहले वह उन लोगों से कपड़ा और खाना लेती थी, अब पैसा लेने लगी थी। उसमें से आधा पैसा गांव की मुखियाली ले लेती और उसमें मुखियाई कृष्णा को नई जगह ले जा रही थी। खूब सजा कर वह मुखिया को काफी बोलती थी। दोनों बड़े से बंगले में दाखिल हुए। ऐसा आराम से भरे उस घर को कृष्णा आंखें फाड़ कर देख के जा रही थी। तभी कृष्णा ने देखा कि एक तंगड़ा 50 साल आदमी वहाँ बैठा था, जिससे सब सरकार कहते थे। उसे आदमी के सामने सभी सिर झुकाकर नमस्ते कर रहे थे। उस आदमी ने कृष्णा को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर रुमाल से मोगले का
गजरा निकाला और उसके गले में डाल दिया। वो चुपचाप खड़ी थी। सरकार ने उसकी आंखें में एक अजीब सा भाव देखा, फिर मुखियानी को देखकर हाँ मैं गर्दन हिला दी। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर से आया और कृष्णा से बोला, चलो हम तुम्हारा कमरा दिखा दे करती हूँ। उन्हें कभी देर हो जाती तो उनका इंतजार भी करती। सरकार भी उस पर बुरी तरह फिदा थी। वे दोनों के हाथों से उस पर पैसा लुटाते। एक रात सरकार उसे प्यार कर रहे थे, पर कृष्णा उदास थी। उन्होंने उदासी की वजह पूछी और मदद करने की बात कही। नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है, कृष्णा बोली। देख, अगर तू बताएगी नहीं तो मैं मदद कैसे करूँगा। सरकार उसे प्यार से गले लगाकर बोले। कृष्णा को उनकी बाहों किसी फांसी के फंदे से कम ना लगी। एक बार तो जी में आया कि धक्का देकर बाहर चली जाए, पर वो वहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहती थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये बूढ़ा उस पर जान छिड़कता है। सो उसने अपना आखिरी दावा खेला। सरकार, मेरी बेटी बहुत बीमार है, इलाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। मैं पैसा कहाँ से लाऊं? आज फिर मेरी माँ का फ़ोन आया कि कितने पैसे चाहिए। नहीं सरकार, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुखिया मुझे मार देगी, मैं पैसे नहीं ले सकती। सरकार ने उसका सेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मुखियानी को कौन बताएगा? मैं तो नहीं बताऊंगा। 1 लाख रुपए चाहिए? 1 लाख, बड़ी तेज आवाज में सरकार बोले और उसे दूर झटक दिया। कृष्णा घबरा कर रोने लगी। अरे तुम चुप हो जाओ। और सरकार ने अलमारी से 1 लाख रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। फिर उसकी कीमत वसूलने में लग गई। बेचारी कृष्णा ने उसे उस सारी रात किया सोचती रही और पूरी रात खुली आंखों से काट दी। शाम को जब सरकार ने कृष्णा को बुलाने भेजा था तो वह कमरे में नहीं मिली। चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी थी। आखिरी बार उसे माली काका ने देखा था। सरकार ने भी अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं मिली। इधर कृष्णा पैसा लेकर कुछ दिनों तक अपनी सहेली पारो के घर रही और कुछ समय बाद अपने गांव चली गई। कृष्णा की सहेली पारो बोली, कृष्णा अब तू वापस मत आना, काश मैं भी इसी तरह हिम्मत दिखाती पाती और घेर छोड़ो। कृष्णा ने अपना चेहरा घूंघट से ढका और बस में बैठते ही भविष्य के उजले सपनों में खो गई। इन सपनों में खोए 12 घंटे का सफर उसे पता ही नहीं चला। बस कलेक्टर ने उसे हिलाकर जगाया। ए नीचे उतर, तेरा गांव आ गया है। कृष्णा आंखें मलते हुए नीचे उतरी। उसने अलसाई आंखें से इधर उधर देखा। आसमान में सूरज उग रहा था। ऐसा लगा कि जिंदगी की पहली बार सूरज देखा हो। आज 30 बसंत पार कर चुकी। कृष्णा को ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी में ऐसी सुबह पहली बार देखी और जहाँ ना मुखिया, ना दलाल, ना सरकार, वहाँ उगते हुए सूरज की तरफ दोनों हाथ फैलाए एकटक आसमान की तरफ निहारते जा रही थी। आते जाते लोग उसे हैरत से देख रहे थे। तभी अचानक वहाँ सकूसा आ गई और अपना सामान समेटकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। कृष्णा को घर के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ाना था। तभी सोचा कि माँ और बेटी रोशनी के लिए कुछ ले दोनों खुश हो जाएगी। उसने वहाँ एक ही मिठाई की दुकान में गर्मा गर्म कचौरी खाई और मिठाई भी ली। कृष्णा पल्लू से
500 का नोट निकालकर बोली, भैया अपने पैसे काट लो। दुकानदार भड़क गया, बहन जी मजाक मत करिए, इस नोट का मैं क्या करूं, मुझे 200 रुपये दो। क्या भैया इसमें क्या बुराई है, तुमको पता नहीं है 2 दिन पहले ही 500 और 1000 के नोट चलना बंद हो गए। कृष्णा ने दुकानदार को बहुत समझाया, पर जब वो ना मानते हुए तो आखिर में अपने पल्लू से सारे पैसे निकालकर उसे फुटकर पैसे दिए और आगे बढ़ गई। अभी कृष्णा ठग सी खुशियाँ भी नहीं मना पाई थी कि जिंदगी में फिर साया अंधेरा फैलने लगा। अब क्या करेगी, उसके पास तो 500 और 1000 के ही नोट थे, क्योंकि उन्होंने मुख्यालय से छिपा कर रखना जो आसान था। रास्ते में बैंक के आगे लगी भीड़ में जाकर पूछा तो पता लगा कि लोग नोट बदल रहे हैं। कृष्णा तो ये डूबते को तिनके का सहारा की तरह लगा। किसी तरह पैदल चलकर ही वहाँ अपने घर पहुँची। बेटी रोशनी कृष्णा को देखते ही लिपट गई और बोली, माँ अब तुम यहाँ से कभी वापस मत जाना। कृष्णा उसे प्यार करते हुए बोली, अब तेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। बेटी के सो जाने के बाद कृष्णा ने अपनी माँ को सारा हाल बताया। उसकी माँ ने पूछा, अब आगे क्या करोगी? कृष्णा ने कहा, यही सिलाई कढ़ाई की दुकान खोल दूंगी। दूसरे दिन ही कृष्णा अपने पैसे लेकर बैंक पहुंची, मगर मंजिल इतनी आसान ना थी कि सुबह से शाम हो गई पर उसका नंबर नहीं आया और बैंक बंद हो गया। ऐसा 3-4 दिन तक होता रहा और काफी जादू के बाद उसका नंबर आया तो बैंक वालों ने उसे पहचान पत्र मांगा। वो चुपचाप खड़ी हो गई। बैंक के अफसर ने पूछा कि पैसे कहाँ से कमाए। वो समझ जाती एक उसकी बचत का पैसा है। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम अपनी आमदनी का जरिया बताना होगा। बेचारी कृष्णा रोते हुए बैंक से बाहर आ गई। कृष्णा हर रोज बैंक के बाहर बैठ जाती, शायद कोई मदद मिल जाए, मगर सब उसे देखते हुए निकल जाते। तभी एक दिन उसे एक नौजवान आता दिखाई पड़ा। जैसे जैसे वो कृष्णा नजदीक आया, कृष्णा के चेहरे पर चमक बढ़ती चली गई। उसके जहन में वे यादें गुलाब के फूल पर पड़ी और उसकी बूंदे की तरह ताजा हो गई। कैसे ये बाबू उसका प्यार पाने के लिए क्या क्या जतन करता था। जब वो सुबह सुबह उसके गेस्ट हाउस की सफाई करने जाती तो बाबू अक्सर नजर बचाने के लिए उसे देखता था। वहाँ बाबू किसान को अक्सर घुमाने ले जाता और घंटों बाग में बैठकर वादे किस्में निभाता और चाहता कि हम दोनों तन से भी एक हो जाए। और कृष्णा अब उसे एक सच्चा प्रेमी समझने लगा और उसकी कई हर बात पर भरोसा भी करती थी।